दोस्तों नमस्कार। अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया। अब उस वजह से भारत का निर्यात जो है वो सीधे तौर पर अफेक्ट होगा और निर्यात अफेक्ट होगा तो मतलब साफ है कि मांग में कमी आएगी। मांग में कमी आएगी तो प्रोडक्शन कम होगा तो नौकरियां भी जाएंगी। तो ऐसे में भारत को यह लग रहा है कि भाई जो टैरिफ खतरे हमारे ऊपर आ रहे हैं, ऐसे में जो हमारे निर्यातक हैं उनका उतना घाटा ना हो कि वो सरवाइव ना कर पाए। और चूंकि यूएसए उसने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है। फिलहाल अभी ईयू कुछ नहीं बोल रहा है, वो अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन अगर यूएसए ने थोड़ा-सा यहाँ पर अपनी कंट्रोलिंग बढ़ाई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से यूएसए के दबाव में ही काम करता है और यूएसए ने जैसे ही ईयू की हाथ को मोड़ा ना, वो भारत के साथ भी यूएसए से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देगा। तो सीधे तौर पर भारत को यूरोपियन यूनियन इससे भी संभल के रहना पड़ेगा, इसलिए नए मार्केट की आवश्यकता होगी और इसके तहत यह कदम उठाया गया है जहाँ पर भारत और ईएईयू इसके बीच में एफटीए को लेकर बातचीत जो है वो शुरू हुई है। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर यूरेशियन आर्थिक संघ क्या है। आपको भी पता है कि पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर हुआ करता था और यूएसए यूएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। इस कोल्ड वॉर के बाद 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। 16 देश निकले, इसमें रूस भी था। तो ऐसे में इनकी शक्ति धीमे धीमे कम होने लगी। तो यहाँ पर रशिया, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं कि हम कंट्री के तौर पे तो अलग-अलग हैं, लेकिन हम आर्थिक एकीकरण तो कर सकते हैं और इसके लिए हमें एक संगठन बनाना पड़ेगा। इसके तहत ईएईयू की स्थापना की गई और एक संधि साइन हुई। इसे कहा गया यूरेशियन आर्थिक संघ संधि और 2015 में यह संधि प्रभावी हुई, जिसके माध्यम से यूरेशियन आर्थिक संघ की स्थापना हुई। फिलहाल इसमें अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस है। मुख्यालय इसका मॉस्को में बना हुआ है। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो मुख्य उद्देश्य यही है कि वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम इसके बीच में मुक्त आवागमन हो। मतलब हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ इसमें किसी भी तरह का ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमें एक समन्वित नीति पर काम करना पड़ेगा जो कि लॉजिकल हो, जिससे हमारे देशों का आर्थिक जो है वो लाभ हो सके। इसके अलावा जो भी सदस्य देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़िया करना, आधुनिक बनाना, जिससे कि वह यूरोपियन मार्केट और यूएसए के मार्केट से लड़ाई लड़ सकें। साथ ही साथ जो इस समय विश्व में प्रतिस्पर्धा चल रही है इकोनॉमिक फॉर्म में, उसको भी सही तरीके से यहाँ पे डील करना कि हम वैसा रिस्पॉन्स दे सकें कि दुनिया के कोई भी देश हमारे ऊपर दबाव ना बना सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह हम यहाँ पे बढ़ा सकें, जिससे कि रहने वाले लोगों का जीवन स्तर जो है वो बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका है ईएईयू। अब भारत के लिए ईएईयू का महत्व क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत मुख्य रूप से यूएसए और ईयू इनके साथ ट्रेड करता है। भाई यूएसए तो भारत का 1/6 अर्थात अर्थात छठवां भाग जो है भारत का निर्यात का, वो यूएसए को ही होता है और यहाँ पर ट्रेड सरप्लस है। लेकिन अब सैंक्शंस लग रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भारत को नए मार्केट चाहिए होंगे। दैट्स व्हाई हमें नए बाजार चाहिए और नए बाजार के लिए हम वापस से एफटीए की ओर बढ़ेंगे। और अगर यहाँ पे एफटीए साइन होता है तो भारत को जो टोटल फायदा हो सकता है वह ये होगा कि भाई ये इन सब की इकोनॉमी जो है जोड़कर होती है लगभग 6.5 ट्रिलियन की। हम इस इकोनॉमी तक पहुंचेंगे। आप समझिए 6.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो जो अमेरिका से हम ट्रेड करते हैं उस ट्रेड को हम इजिली यहाँ पर कंपनसेट कर सकते हैं और जिन जिन चीजों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है उसके अल्टरनेट मार्केट के तौर पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम वस्त्र, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स इनको निर्यात कर सकते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, हम इनके आसपास जो देश हैं वहां पर भी इजिली हम क्या कर सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं। तो भारत के जो एमएसएमई हैं उनके लिए नए अवसर यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। एक बात और है, जहाँ से हमने अपने लेक्चर की शुरुआत की थी कि व्यापार में विविधता आएगी। भाई आप यूएसए, यूरोपियन यूनियन पे कितना डिपेंड रहेंगे? अगर यह भारत के ऊपर दबाव डालते हैं, जैसे देखिए भारत का शेयर मार्केट 2 दिन से टूट रहा है ना, लगभग भारत का जो निफ्टी है वो लगभग 500 पॉइंट गिर चुका है 2 दिन के अंदर और सेंसेक्स जो है वो लगभग 1500 पॉइंट गिर चुका है 2 दिन के अंदर। तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इनके बाजारों की निर्भरता आपको कम करनी पड़ेगी, खासकर उस समय जब टैरिफ का दौर चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप
सांस लेने पर भी टैरिफ लगा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें नए मार्केट चाहिए होंगे। एक और चीज़ है कि जब इतना बड़ा मार्केट बनेगा, तो भाई हमारा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता जाएगा। और आप यह मानिए कि 2023 की तुलना में ये ईयू से लगातार व्यापार बढ़ रहा है। 2024 में यह व्यापार जो है लगभग 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये है, एक नया मार्केट मिल रहा है, और जब नया मार्केट मिलेगा तो हमारे पास नए सिरे से काम करने के अवसर मिलेंगे, और जो निर्यातक हमारे घाटा पा रहे हैं, उन निर्यातकों के लिए भी यह एक अच्छा कदम हो जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, आपको ये पता है, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, यहाँ पर ये प्रचुरता से उपलब्ध है। ऊपर से कजाकिस्तान के पास यूरेनियम भी है, जो कि भारत के जो यूरेनियम के प्रोजेक्ट है उनपे काफी सपोर्ट करेगा, और भारत अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो ये ईयू के पास भारत की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा है, जिससे भारत का फायदा हो सकता है। तो ये ईयू जो है वो भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को सुनिश्चित कर सकता है। अब रूस के बारे में आपको पता ही है भाई, रूस से तेल खरीदने के चक्कर में ट्रम्प गुस्साए बैठे हैं। भारत के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए हैं कि नहीं तुम तेल मत खरीदो, लेकिन आप खरीद रहे हैं। और अभी रूस भारत का लगभग 35 से 40% ऑयल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। भारत की जितनी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट्स का लगभग 35 से 40% इस समय रूस से ही आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें सेंट्रल एशिया में अगर एंट्री लेनी है, तो हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भारत सेंट्रल एशिया से कैसे मिलेगा? पाकिस्तान के साथ तो हमारे संबंध अच्छे हैं नहीं, तो वो रूट तुम्हारे लिए पूरी तरीके से बंद हो गया। तो दूसरा रूट जो हमारे पास है वो ये है कि हम रेल, रोड और वाटर जो है इसके थ्रू पहुंच जाएं सेंट्रल एशिया में। इसके लिए हमारे पास आईएनएसटीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इसका उपयोग करेंगे, जिसके माध्यम से जैसे मुंबई से हम जाएंगे ईरान, ईरान के रास्ते से कैस्पियन सी होते होते हम पहुंचेंगे सेंट पीटर्सबर्ग। 7200 किलोमीटर की यह पूरी दूरी है, जो भारत यहाँ पर रेल, रोड और वाटर के सहारे तय करने वाला है। अब इसके माध्यम से आप अपने सामान को यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग भेज सकते हैं। यहाँ से कोयला भी भारत के लिए 2024 में आया है। इसके अंतर्गत भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, ये सभी देश यहाँ पर शामिल हैं, जिनके माध्यम से हम ट्रैवल करने वाले हैं। लेकिन हमें एक और रूट की आवश्यकता थी, और उस रूट के लिए हमने बनाया चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारा, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ चेन्नई से भारत जा रहा है, यहाँ पर रशिया। एक तरीके से एक अल्टरनेट रूट हमको यहाँ पर मिल रहा है। और यह देखेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग गलियारा है, उससे यह गलियारा काफी कम हो जा रहा है। जहां पर ये 8675 नॉटिकल माइल है, वहीं पर ये गलियारा जो है वो 5647 नॉटिकल माइल्स का है। ये रास्ता जो है चेन्नई से शुरू होता है, मलक्का स्ट्रेट होते हुए साउथ चाइना सी से होते जापान सागर पार करते हुए पहुंच जाता है कहां पर? व्लादिवोस्तोक तक। और फिर हम आराम से यहाँ से सामान वहां पर भेज सकते हैं। तो भारत लगातार नए मार्केट ढूंढ रहा है, जो कि अमेरिका से आपको टकराना है। फिर आपके पास व्यापार के नए साधन होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि भारत यह सभी चीजों को अच्छे से टैकल कर लेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।